हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर विकास जलानी है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज चूँकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके पेपर के बारे में, क्या पैटर्न रहता है आपके पेपर का, और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज, फिर कल से रेगुलर अपन चालू कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आपका सीए इंटर का सेकंड ग्रुप, सीए इंटर का जो सेकंड ग्रुप है उसका पेपर नंबर 8, इस पेपर नंबर 8 में दो पार्ट हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, दो पार्ट हैं। पूरा पेपर 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है 60 मार्क्स, बाकी 40 मार्क्स कवर करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, 60-40 का रेशियो है। एफएम पूरा प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है। जो 11th-12th में इकोनॉमिक्स जिसके पास था उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत कंफर्टेबल है, सेम वही चीजें हैं जो 11th-12th में वो पढ़ के आए। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, विच इज ऑफ 60 मार्क्स, प्रैक्टिकल है, हालांकि इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रैक्टिकल है लेकिन थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको यही पोर्शन पढ़ाने वाला हूं। इस पोर्शन में क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर आता है उसमें एफएम वाले पोर्शन में टोटल क्वेश्चन आते हैं 6। पहला क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का जो कि कंपलसरी होता है। ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन कंपलसरी होता है इसमें छोटे छोटे कई क्वेश्चंस आते हैं, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए जाते हैं। 4-5 टॉपिक कवर करके ये मतलब एक 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हालांकि बहुत ईजी होता है क्योंकि साइज छोटा होता है ना क्वेश्चन का, तो कंपेरेटिवली ईजी होता है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 मार्क्स ईच आते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो, और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल पेपर आता है 70 नंबर का। हालांकि एफएम 60 नंबर का है, तो आपको इस बड़े क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है ऑप्शन में 10 नंबर का। अब इस 10 नंबर में एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का जो है वो थ्योरी का आता है, वन थ्योरी क्वेश्चन, वन थ्योरी क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स फिक्स है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी। हालांकि इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है थ्योरी का, अगेन इसमें पार्ट आते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, कई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शन में है, मिल रहा है आपको, लेकिन समझदारी नहीं होगी क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ जाता है या लेंथी आ जाता है, जिसको अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है या पूरा टाइम आपका खराब कर देता है क्योंकि इसमें ट्रिक है। तो उस केस में आपको हेल्प करेगा ये थ्योरी क्वेश्चन। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी 100% इंक्लूडिंग थ्योरी, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि सेकंड ऑप्शन तैयार रहना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है उसकी, तो वो वाली चीज़ है।
क्वेश्चन आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी टेढ़ा क्वेश्चन डाल दे तो वहां पर फिर आपको थ्योरी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी भी अपने को करनी है। तो दोनों अपन कवर करते हुए चलेंगे। अपना पढ़ने का पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास में अपन कैसे पढ़ेंगे, क्या पैटर्न रहेगा अपना। दो चीजें होगी क्लास में। एक तो आपको नोट्स जो हैं वो आपको लिखवाए जाएंगे रिटर्न इन क्लास। आपको कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, बात नहीं करें, इधर देखिए, समझ लीजिए। कोई भी नोट्स आपको प्रिंटेड नहीं मिलेंगे, सारे नोट्स क्लास में लिखे जाएंगे। इसका मतलब एक अलग से कॉपी आप बना लीजिएगा, एग्जाम तक संभाल के रखनी है। सारे कंसेप्चुअल नोट्स उसी में होंगे, ठीक है। तो नोट्स सारे क्लास में लिखाए जाएंगे। बात रही क्वेश्चंस की, तो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा एक, एमसीसी से मिल गया होगा, आई थिंक मिल गया ना, एमसीसी कंपाइलर जिसको हम बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या कवर है आप देखिएगा। एसएम कवर है इसमें, इसमें पीएम कवर है, इसमें आरटीपी कवर है, इसमें एमटीपी कवर है, और इसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कवर है। एसएम इज व्हाट, स्टडी मटेरियल। आपका जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चन इसमें, आपको स्टडी मटेरियल लाने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन A to Z इसमें कवर। प्रैक्टिस मैनुअल, आईसीआई क्या करता है, एक प्रैक्टिस मैनुअल भी देता है बच्चों को, खरीदना पड़ता है वो, तो उसके सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। रिवीजन टेस्ट पेपर जो हर अटेम्प्ट में आईसीआई इश्यू करता है स्टूडेंट्स को, वो कवर्ड है इसमें। मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई लगाता है वो इसमें कवर्ड है, और पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। तो बहुत ही रिच क्वेश्चन बैंक है, हर प्रकार की क्वेश्चन कवर है, और हर चैप्टर के लगभग ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर प्रकार के क्वेश्चंस कवर है। तो इतनी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरा ये मानना है एफएम ऐसा सब्जेक्ट है जिस स्कोरिंग सब्जेक्ट हम इसको बोलते हैं, आराम से 60 में से 50 नंबर ला सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स में खींचने आपको जितने कह सकते हो। पूछना है कुछ? मिनिमम, देखो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आपने मैक्सिमम पकड़ लिया। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम इतने ला सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट करके। ज़्यादा एफर्ट करोगे तो 60 में से 60 भी आ रखे हैं बच्चों के, 90-95 नंबर आए हुए हैं बच्चों के, ला सकते हो मतलब इजीली। अब पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये अपना पैटर्न होगा क्लासरूम का। आपको मैं आज थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आइडिया दे देता हूँ। मुझे इधर कुछ बच्चे, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ प्लीज। इधर जो बच्चे बैठे हैं आप लोग इधर शिफ्ट हो जाओ, मुझे चेहरा नजर आना चाहिए। इधर आ जाओ, इधर खड़े होके इधर ही आ जाओ प्लीज। अरे बेटा आ जा। हाँ हाँ, अब ठीक है। ठीक है जी, करें स्टार्ट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब अपन तो आइडिया दूंगा एफएम का, लेकिन साथ में अपना सिलेबस भी चालू हो जाएगा। चैप्टर 1 की कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कॉपी है तो बढ़िया है, नहीं तो रफ निकाल लीजिए। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, जब हम
सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन जहन में ये उठता है कि ये है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डाल दीजिए, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज managerial activity it is managerial activity in which money or funds or capital required in a business is estimated, arranged, applied, and controlled in such a way that business objective is achieved. What is financial management? वापस रिपीट कर रहा हूं, राइट डाउन, सब लोग लिख लीजिए। It is managerial activity in which money or funds or capital required in a business is estimated, arranged, applied, and controlled in such a way that business objective is achieved. अब एक्सप्लेन करते हैं इस डेफिनेशन को। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मैनेजरियल एक्टिविटी। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज मैनेजरियल। तो इससे ये समझ में आता है कि सामान्य ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले नॉर्मल स्टाफ का काम नहीं है ये मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लेवल पर्सनल। ठीक है जी। तो ये मैनेजरियल एक्टिविटी कही जाती है। क्या करना होता है इसमें? जो भी पैसा बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए उसका एस्टिमेशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एस्टिमेशन। कितना पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना ही हमें अरेंज करना है, ना तो ज्यादा ना कम। बिजनेस में एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है और सबसे खास बात, हर एक रुपए की कॉस्ट है। कोई पैसा फ्री का नहीं होता बिजनेस में। तो जितना जरूरत हो उतना ही लगाना चाहिए। ज्यादा क्यों लगाएं, कम भी क्यों लगाएं। ज्यादा लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, कॉस्ट ज्यादा आएगी। कम लगाएंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही लगाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा? एस्टिमेशन करना होगा कि कितना रिक्वायर्ड है। अब आप बोलोगे सर हमारा तो खुद का पैसा लगाएंगे हम बिजनेस में, तो कितना भी लगाने क्या फर्क पड़ता है? नहीं, खुद का पैसा अगर लगाते हैं तो वो भी फ्री का नहीं है। ऑन मनी इज आल्सो नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट हैज कॉस्ट। विच कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई आप लोन लेते हो फिर लगाते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। खुद का है तो भी आपको कॉस्ट आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? उसी पैसे को कहीं और लगा दो, एफडी करा के रख दो, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ना। लेकिन बिजनेस में लगाने से नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट है इनडायरेक्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फ्री का तो नहीं है, पर जब फ्री की चीज नहीं है तो प्रॉपरली मैनेज होनी जरूरी है। तो आपको एस्टिमेट करना होगा कि मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में पैसा लगाना होगा, ना तो कम ना ज्यादा।
तो पहला काम क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एस्टिमेशन करना कि कितना पैसा चाहिए। दूसरा काम, एस्टिमेशन करने के बाद मान लेते हैं मैंने एस्टिमेट कर लिया कि मुझे 10 लाख चाहिए, अब क्या करूंगा मैं, अरेंज करूंगा। आएगा कहां से वो पैसा? बहुत सारे सोर्स। एक सोर्स उन्होंने बताया इक्विटी, डेब्ट, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर, बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे अनगिनत, खूब पढ़ेंगे अपन, चैप्टर नंबर 2 इसी का है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे सोर्स है, आप लेने वाले होने चाहिए, पब्लिक देने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पब्लिक हर किसी को तो नहीं देती, तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए अरेंज करने की। तो यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगेन, ना ज्यादा अरेंज करना है ना कम अरेंज करना है। और सबसे खास बात, मैचिंग भी होनी जरूरी है। कितने टाइम के लिए चाहिए पैसा, उसी के अकॉर्डिंग सोर्स का सिलेक्शन होगा। कितने टाइम के लिए चाहिए उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। मान लेते हैं मेरा प्रोजेक्ट 10 साल चलने वाला है, तो 10 साल के हिसाब से अरेंजमेंट होगा। मान लेते हैं मेरा प्रोजेक्ट 3 साल चलने वाला है, तो 3 साल के हिसाब से होगा। 6 महीने चलने वाला है, तो 6 महीने के हिसाब से अरेंजमेंट होगा पैसा। अगर 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो आई कैन यूज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर मुझे 3 साल के लिए चाहिए तो आई कैन यूज पब्लिक डिपॉजिट्स, और मुझे 10 साल के लिए चाहिए तो आई कैन यूज इक्विटी शेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी और अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा सुटेबल सोर्स। हर सोर्स हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो क्या मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा क्या? 6 महीने तो उसकी प्रोसेसिंग में ही लग जाएंगे मुझे। तो कहने का मतलब आपको मैच करना है कि कौन सा सोर्स आपके लिए सुटेबल है। तो अरेंजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस। चलिए, अरेंज भी कर लिया 10 लाख रुपया, अब क्या करना है? अप्लाई करना है, बिजनेस में अप्लाई करना है। पैसा कहाँ अप्लाई होता है बिजनेस में? कहाँ होता है इन्वेस्टमेंट? यस, बैलेंस शीट की जो असेट साइड होती है ना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई पूछे कि मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, तो असेट का टोटल करके बता दो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो असेट साइड इज द इन्वेस्टमेंट साइड। तो आपको असेट्स खरीदनी है। असेट भी 2 प्रकार की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो कुछ तो लॉन्ग टर्म खरीदनी है, कुछ शॉर्ट टर्म खरीदनी है। शॉर्ट टर्म में क्या आता है? स्टॉक वगैरह आता है, कैश। स्टॉक के बिना काम चलेगा क्या? स्टॉक भी चाहिए होगा, कैश भी रखना पड़ेगा, डेटर्स को उधार देने के लिए उधार का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू सेलेक्ट कि कितनी मेरे को फिक्स एसेट पे पैसा लगाना है, कितना मेरे को करंट एसेट में लगाना है। तो एप्लीकेशन पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हो गया, पैसे का एस्टिमेशन किया, अरेंजमेंट किया, अप्लाई कर दिया, काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज रेगुलर एक्टिविटी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेगुलरली कंट्रोल इट। क्योंकि क्या होगा, एक बार तो आपने पैसा लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप बिजनेस करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट कम ज्यादा होती रहेगी, तो उसको भी तो मैनेजमेंट करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द रेगुलर एक्टिविटी, नॉट वन टाइम एक्टिविटी। रेगुलरली आपको उसे कंट्रोल करना है। तो ये सारे काम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करने हैं। लेकिन क्यों करने हैं, क्यों कर रहे हैं ये सारे काम? एक ही कारण है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिसके लिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं। और व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइडेड एनपीओ नहीं खोला है हमने। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। लेट मी करेक्ट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉपी कर लिया सबने? चलिए आते हैं आगे सेकंड पॉइंट पे। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको जितने भी काम बताए ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उनमें से भी 2 काम ऐसे हैं जो मेन एस्पेक्ट माने गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कई बार क्वेश्चन भी आया है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा।
दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नाम चेंज कर दिया, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन। तो ये दो मेन एस्पेक्ट माने गए हैं। कहां से पैसा आएगा? तो जितने भी सोर्सेज हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। दो सोर्स हैं फाइनेंस के। कहां से आएगा पैसा? तो उन सबको हमने दो भागों में बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेटा इंटरनल सोर्स को हम बोलते हैं ओन्ड फंड। क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड, मालिक का पैसा, बिजनेसमैन का पैसा। और एक्सटर्नल सोर्स को बोलते हैं डेब्ट फंड, बाहर से उधार लिया गया पैसा। ओन्ड फंड एंड डेब्ट फंड। ओन्ड फंड में क्या क्या चीजें आती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ये ओन्ड फंड में आता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। ओन्ड फंड, मालिकों का पैसा। हालांकि आज जैसे जैसे अपडेशंस आते जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, तो आजकल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को भी कुछ लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। ये अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट अलग अलग ओपिनियन है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टमेंट तो फिर इन्वेस्टिंग तो वो हो गया ना, असेट वगैरह खरीदना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। नहीं, इंटरनल सोर्स दैट इज ओन फंड, यानी ओनर्स फंड, यानी शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें इक्विटी शेयर्स आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। और डेब्ट फंड में बाकी सारी चीजें आ गई। डिवेंचर बोल दीजिए, डिपॉजिट्स बोल दीजिए, बॉन्ड्स बोल दीजिए, लोन बोल दीजिए, बैंक लोन बोल दीजिए, एक्सेट्रा। बाकी सारी चीजें आ गई डेब्ट फंड में। तो पैसा इन दो ही सोर्सेस से आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम सोर्सेस को दो भागों में बांट सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी हम सोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सोर्सेस तीन प्रकार के हो सकते हैं: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। एक साल तक के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म सोर्स यूज करोगे, जिसमें क्या क्या आ सकता है? कॉमर्शियल पेपर। वेरी गुड, अरे आपको पता था। कॉमर्शियल पेपर, ओडी। मीडियम टर्म के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? पब्लिक डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इनका यूज कर सकते हो। तो ये तीन कैटेगरी। अगर आपको, अच्छा मैं टर्म भी बता देता हूं, आपको एक साल तक का पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म। 1 से 5 साल के लिए चाहिए, मीडियम टर्म। 5 साल से ऊपर चाहिए तो फिर आप लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज करोगे।
1 साल तक का पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म का यूज होगा, 1 से 5 साल के लिए मीडियम टर्म का यूज होगा, 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसे चाहिए तो लॉन्ग टर्म का यूज होगा। एक और कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। 2 प्रकार के सोर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। एरिया के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार के सोर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। भारत में ही अगर आप सोर्स यूज कर रहे हो, सोर्स रेज कर रहे हो मतलब, तो दैट इज डोमेस्टिक सोर्स, और बाहर से पैसे ला रहे हो, इंटरनेशनल सोर्स। डोमेस्टिक, इन सारी डोमेस्टिक के ऊपर जो बताएं। इंटरनेशनल का एग्जांपल लिख लीजिए, जीडीआर, एडीआर। जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। डिस्कस करेंगे आगे लेटर ऑन, अभी तो एग्जांपल लिखो। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, यूरो बॉन्ड्स, ये सब इसके एग्जांपल है। ये क्या होते हैं, ये हमारे सेकंड चैप्टर में कवर होगा, पढ़ेंगे हम। जीडीआर, एडीआर, यूरो बॉन्ड्स पढ़ेंगे। थ्योरी के 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 10 नंबर जिसमें से आएंगी थ्योरी, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, तो अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो आ रहा है ना समझ में, ये तो नॉर्मल है। सेकंड चैप्टर अपन हिंदी में पढ़ लेंगे यार, मारवाड़ी को मारवाड़ी पढ़ लेंगे, और बोलो। सब आती है अपने को। हाँ जी, अब आ जाइए सेकंड एस्पेक्ट पे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कहां लगेगा पैसा, तो मैंने बताया 2 जगह लगेगा भैया, लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं फिक्स असेट्स, और शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, पैसा कहां लगेगा, तो 2 जगह लगेगा, लॉन्ग टर्म असेट्स में और शॉर्ट टर्म असेट्स में। शॉर्ट टर्म असेट को हम बोलते हैं करंट असेट या वर्किंग कैपिटल, करंट असेट या वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, स्टॉक भी चाहिए, कैश भी चाहिए, कुछ पैसा बैंक में भी होना चाहिए, डेटर्स को उधार भी देना है, ये सब वर्किंग कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो ये 2 मेन एस्पेक्ट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, decisions taken in financial management। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं, तो 3 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तीन प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन कहां से अरेंज करना है, पैसे का अरेंजमेंट जो करना है वो कहां से करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां उस पैसे को लगाना है।
और मैंने बताया ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? शेयर होल्डर्स को। किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। अब डिसीजन, लास्ट में डिसीजन लेना है कि बेचारे जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, बेचारे इसलिए बोल रहा है क्योंकि डिसीजन बेचारे वो नहीं लेते हैं, जो पैसा लगाता है वो नहीं लेता है, कोई और ले रहा है। तो डिसीजन ये लेना है कि उनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये भी। अच्छा, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चैप्टर बना हुआ है इसके लिए तो पूरा। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और इससे हमारा पूरा फाइनेंस चेंज हो सकता है, फाइनेंस बदल सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूं कौन कौन से डिसीजन आते हैं। जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं। पहले तो ये डिसाइड करते हैं सोर्सेज क्या होंगे, फाइनेंस के सोर्सेज क्या होंगे, ये डिसाइड करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। फिर ये डिसाइड करते हैं कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। फिर डिसाइड करते हैं कैपिटल मिक्स क्या होगा। एक ही चीज से पैसा नहीं लाते हम बिजनेस में बेटा, कुछ पैसा इक्विटी शेयर से, कुछ प्रेफरेंस शेयर से, कुछ डिवेंचर से, कुछ लोन से, कुछ घर से, कुछ पड़ोसी से लाते हैं ना। तो इन सब का मिक्स कैसा हो, इन सब का मिक्स, ये भी फाइनेंस डिसीजन का पार्ट है। कितना इक्विटी शेयर का हो, कितना डिवेंचर का हो। अब देखो, समझना पॉइंट को, 1 करोड़ रुपए चाहिए और 2 चीजें हैं, इक्विटी शेयर और डिवेंचर, क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? किस पे डिपेंड करता है? 15 साल के लिए चाहिए। अब बोलो, नहीं वो अब वो भूल जाओ, अभी अभी इतना बताओ कि इक्विटी शेयर बेटर है कि डिवेंचर? नहीं, पॉइंट ये है, नहीं तो ये डिसाइड करना भी फाइनेंस डिसीजन का पार्ट है। कुछ जगह डिवेंचर ज्यादा होने पे फायदा मिलता है, कुछ जगह इक्विटी शेयर ज्यादा होने पे फायदा मिलता है, तो क्या सूट करता है आपको वो डिसाइड हमें करना है। ठीक है, दैट कवर्स इन द फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसा कि मैंने बताया, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी फिक्स असेट खरीदनी है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितनी करंट असेट खरीदनी है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं, कहां से आएगा, कितना आएगा, कैपिटल मिक्स क्या होगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या सोच रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। इन्वेस्टमेंट 2 ही जगह होता है, फिक्स असेट में या करंट असेट में। फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और करंट असेट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, और फिर ये सब काम चूंकि हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं और प्रॉफिट देना है हमें शेयर होल्डर को, तो उससे रिलेटेड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में वेदर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट, and if yes, then in which quantity. Dividend decision, क्या हमें डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, ये डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है। तो 3 प्रकार के डिसीजन हम लेते हैं,
नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, डिसीजन पास्ट के लिए लेते हैं, प्रेजेंट के लिए लेते हैं या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर प्रेजेंट दोनों के लिए। बेटा जब तक प्रेजेंट का डिसीजन लोगे प्रेजेंट तो निकल जाएगा। तो डिसीजन हमेशा किसके लिए लेना होता है? फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर के लिए ना। प्लीज ध्यान दीजिएगा, डिसीजन इज टेकन फॉर फ्यूचर। अच्छा ये सही था, हमारी बात थी। डिसीजन किसके लिए लेते हैं? फ्यूचर के लिए। बेसिस क्या होगा? बेसिस क्या होगा? बेसिस क्या होगा? अच्छा चलो इसको इस तरह समझते हैं, जो डेटा हम यूज करेंगे वो एक्चुअल होंगे कि एस्टिमेटेड? नहीं, जो डेटा हम यूज करेंगे वो एस्टिमेटेड होंगे कि एक्चुअल? एक्चुअल कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। बेसिस विल बी एस्टिमेटेड डेटास, यानी सुन लीजिए, जो डेटा हम यूज करेंगे वो एस्टिमेटेड ही होंगे, एक्चुअल तो हो ही नहीं सकते है ना। अगर हमें यही पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या होने वाला है तो बात ही क्या हो। फ्यूचर तो धुंधला धुंधला है ना। तो एक्चुअल डेटा कहां से आएगा? तो बेसिस क्या होगा? एस्टिमेटेड डेटा। हालांकि ये एस्टिमेटेड डेटा डिराइव कहां से होंगे? डिराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, बिल्कुल पास्ट के एक्चुअल डेटा, कॉमा मार्केट सर्वे, कॉमा अदर इंफॉर्मेशन। तो समझ लेना बिल्कुल, जो डेटा हम यूज करने वाले हैं वो एक्चुअल डेटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पिछले डेटा को बेस बनाना है। तो एक चीज यहां निकल के आती है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं, इट इज नॉट सिंपल अकाउंटिंग। यहां हम कोई अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं, कोई फॉर्मेट नहीं बनाने वाले हैं, कोई अकाउंट्स नहीं बनाने वाले हैं। इट इज नॉट अकाउंटिंग एट ऑल, इट इज एनालिसिस, और वी कैन से एनालिटिकल स्टडी। करना क्या है? डिसीजंस लेने। हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 प्रकार के डिसीजन पे बेस्ड है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। यही पढ़ना है अपने को। और ये सब किस पे बेस्ड होगा? एस्टिमेटेड डेटा पे। यानी हमें थोड़ी सी एनालिटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी, सिंपल डेबिट क्रेडिट नहीं करना है यहां पे अपने को, ठीक है। और जब एनालिटिकल स्टडी की बात आ जाती है तो मैं आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर रहा हूं, फॉर दिस वी हैव टू यूज लॉजिक्स एंड अजम्पशंस। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेना। डेटा है, डेटा। हाँ जी, प्लीज ध्यान दीजिए, जो कि बात आ रही है एस्टिमेशन की, तो थोड़ा सा लॉजिक और अजम्पशन बनता है, क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं होंगे। डेटा कंप्लीट नहीं होंगे आपके पास, और जब डेटा कंप्लीट नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज सर्टेन लॉजिक्स एंड अजम्पशंस। एनालिटिकल स्टडी है ना, उसमें ये जरूरी होगा। तो अपने
दिल और दिमाग खोल के रखिएगा एफएम पढ़ते समय, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये 3 चीजें पढ़ने वाले हैं और हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 10। उसमें से चैप्टर नंबर 4, 5, 6 रिलेटेड है फाइनेंसिंग डिसीजन से। चैप्टर नंबर 7 और 8 रिलेटेड है किससे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। चैप्टर 10 है रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल डिसीजन से, और चैप्टर नंबर 9 है रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन से। आ रहे हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना। अभी आते हैं, ये हो गए ना 7 चैप्टर। चैप्टर 1 अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी का। सेकंड चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये भी थ्योरी का है। और चैप्टर 3 जिसने आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, रेशियोज जो आप पढ़ रहे हैं वही जो पढ़ के है ना 11, 12 में, वही है, सेम वही है। अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स वाला। तो टोटल 10 चैप्टर हो गए आपके, हैं? वो सब वही वही तो बेटा ध्यान देना, 3 चैप्टर को सेट असाइड, बाकी 7 चैप्टर में केवल क्या पढ़ना है? डिसीजंस। और डिसीजन लेने के लिए मैंने बताया जो डेटा होंगे वो एस्टिमेटेड होंगे, यानी पूरी एनालिटिकल स्टडी है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, पूरी एनालिटिकल स्टडी है। मजेदार सब्जेक्ट है और कमाई वाला सब्जेक्ट भी है। इन फ्यूचर सीए बनने के बाद कमाई में काम आएगा आपके, ठीक है बेटा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। कॉपी बना, सुनो तो सही, अरे सुन लो कॉपी बना लीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है। और बुक जिसके पास नहीं है अरेंज कर लीजिएगा, चालू कर देंगे हम क्वेश्चन 3-4 दिन में। थैंक यू, थैंक यू। बुक अभी 2-4 दिन नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद जरूरत पड़ेगी। बच्चों एमसीसी वाली बुक ही चलेगी अपनी, है ना, एमसीसी वाली बुक। जिसका छूटा हुआ है डिविडेंड डिसीजन देख लो वो।